प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पंचायत राज के अगले चैप्टर के बारे में देखते हैं। देखिए, 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय है, भाग 9 243 जी आज है। और इसमें आपको पता है 16 तो पहले दिए जा चुके थे, उसके बाद में 2 अक्टूबर 2010 को भी इस व्यास समिति की सिफारिश पर 5 विषय और प्रदान किए गए। इस प्रकार 21 अब तक दिए जा चुके हैं। टोटल 29 विषय जो पंचायत राज को दिए गए थे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, जिसमें से 21 लागू हो चुके हैं। जिसमें कृषि है, भूमि विकास है, भूमि सुधार व मृदा संरक्षण है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन व जल ग्रहण का विकास, मत्स्य पालन है, लघु वन उपजे हैं, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पुस्तकालय, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूली शिक्षा, जिसमें से ये प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक और मिडिल, ये पंचायत राज को दिया जा चुका है। अभी माध्यमिक स्कूली शिक्षा है, ये पंचायत राज को नहीं दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा है, तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, मेले, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वास्थ्य, चिकित्सा व स्वास्थ्य, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था, सामुदायिक संपदा का संरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाज आदि जो बांटते हैं, कमजोर वर्गों का आरक्षण, समाज कल्याण, विकलांगों व निःशक्तों का कल्याण, महिला एवं बाल विकास के कार्य आपको पता है दिया जा चुका है, परिवार कल्याण, गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, लाइट आदि की व्यवस्था, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, चारा व ईंधन की व्यवस्था, पेयजल, ग्रामीण विकास, खादी, ग्रामोद्योग, सड़कें, नालियां, पुल आदि का निर्माण व रखरखाव, और सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी। तो ये गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है, इसमें बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, तो इनकी व्यवस्था भी पंचायत राज संस्थाओं को दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट अब देखिए, स्थानीय संस्थाओं के नियम, जिसमें ग्रामीण व शहरी दोनों। जैसे योग्यताओं की बात करें, चुनाव लड़ने के लिए योग्यताओं की बात करें, तो दोनों ही प्रकार की संस्थाएं, ग्रामीण या शहरी, 21 नवंबर 1995 के बाद जिस व्यक्ति के तीसरी संतान उत्पन्न हुई है, वो इन संस्थाओं में चुनाव नहीं लड़ सकता। और आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु है जो 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। शैक्षिक योग्यताओं की बात करें तो शैक्षिक योग्यताओं में अभी तो जो पंचायत राज है उनमें तो शैक्षिक योग्यता अभी समाप्त कर दी गई है 2019 में गहलोत सरकार द्वारा। और पिछली वसुंधरा राज्य सरकार ने जो शैक्षिक योग्यता थी उनमें सरपंच पद हेतु जो अनुसूचित क्षेत्र है उनमें 5वीं पास, अन्य में 8वीं पास व्यक्ति होना चाहिए। और प्रधान के लिए और जिला प्रमुख के लिए 10वीं पास होना चाहिए, ये प्रावधान किया गया था। और नगरीय निकाय संस्थाओं में तो 10वीं पास ही है। शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कुछ मेजर शैक्षिक योग्यताएं हैं। इन शैक्षिक पंचायत राज संस्थाओं में जो शैक्षिक योग्यता थी
उसको 2019 में गहलोत सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब बिना शैक्षिक योग्यता के भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते 21 नवंबर 1995 के बाद उसकी तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। और एक और प्लस इसमें कि संबंधित क्षेत्र का जहां से वो चुनाव लड़ रहा है मतदाता होना चाहिए। मतदाता का मतलब वहां की निर्वाचक जो नामावली है, निर्वाचक नामावली है, उसमें उसका नाम होना चाहिए। और हम आगे कार्यकाल की बात करें तो देखिए, कार्यकाल की बात करें हम तो कार्यकाल है 5 वर्ष। कार्यकाल स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल है 5 वर्ष। और जो चुनाव है वो कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हो जाने चाहिए। कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। दूसरा, अगर कोई आकस्मिक घटना के कारण पद रिक्त हो गया है, किसी के त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव से किसी सदस्य को हटाया गया है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। लेकिन लास्ट 6 महीने में अगर पद रिक्त हुआ है तो फिर चुनाव नहीं होंगे। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव से अगर इनको हटाया जाता है तो एक तो ध्यान रखना कि पहले 2 वर्ष में किसी भी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और लास्ट के 1 वर्ष में भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। पहले 2 वर्ष यानी शुरुआत के 2 वर्ष में और लास्ट के 1 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। बीच बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पारित नहीं हुआ इस बीच में 2 वर्ष बाद और 1 वर्ष पहले के बीच में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो अगले 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अगले 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब ये अविश्वास प्रस्ताव है जो कैसे लाया जाएगा, देखिए 1/3 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ये नहीं है कि एक ही सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लिया है, नहीं, 1/3 सदस्य पहल करेंगे, फिर 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पंचायत राज संस्थाओं का जो जिस व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो व्यक्ति हट जाएगा। लेकिन नगरीय निकायों में पिछली वसुंधरा राजे सरकार राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया था, जो अब समाप्त कर दिया गया है, 2017 में समाप्त कर दिया गया है। राइट टू रिकॉल का जो प्रावधान था उसे 2017 में समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या था, नगरीय निकायों में था, ये पंचायत राज संस्थाओं में नहीं था। 1/3 सदस्य पहल करेंगे, 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद जनमत संग्रह करवाया जाएगा और राइट टू रिकॉल के तहत उस व्यक्ति को हटाया जाएगा, उस जनप्रतिनिधि को हटाया जाएगा। लेकिन अब राइट टू रिकॉल का प्रावधान नहीं है। पहले 2011 में राइट टू रिकॉल का पहला जो प्रयोग किया गया था 12 जिले में किया गया था और
2017 में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये कार्यकाल और विश्वास प्रस्ताव के बारे में जानकारी कर दिया। देखो शर्तें, सॉरी, कोरम या गणपूर्ति, जो बैठक होती है इसका कोरम क्या होता है या गणपूर्ति क्या होती है। जैसे ग्राम सभा व वार्ड सभा की अगर बैठक होनी है तो इसमें 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ग्राम सभा और वार्ड सभा की जो बैठक है उसमें 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। आपको पता है ग्राम सभा में, ये जो ग्राम सभा है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, कि पूरी ग्राम पंचायत है उसके समस्त मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और किसी भी वार्ड के, कोई भी वार्ड हो, और उस वार्ड के जो है मतदाता है वो सब के सब इस वार्ड सभा के सदस्य होते हैं। तो उन मतदाताओं में जो ग्राम पंचायत, यहाँ ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो सरपंच है, ये भी इसके ग्राम सभा की बैठक में भाग लेंगे, क्योंकि अध्यक्षता तो सरपंच ही करेगा। यहाँ भी वार्ड मेंबर है वो अध्यक्षता करेगा। तो उन मतदाताओं में से सारे टोटल है उनके 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए बैठक में। 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। बाकी अन्य संस्थाएं हैं ग्राम सभा और वार्ड सभा के अलावा, ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, या जिला परिषद हो, या फिर नगरीय निकाय की कोई सी भी संस्था हो, उनमें 1/3 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। यानी कोई बैठक करेंगे तो उसमें 1/3 सदस्य जरूरी है उपस्थित होना। लेकिन इस ग्राम सभा और वार्ड सभा में 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ग्राम सभा है, इसकी बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा। उप सरपंच नहीं है तो उपस्थित सदस्यों में बहुमत प्रस्ताव के आधार पर जो सदस्य नियुक्त किया जाएगा अध्यक्षता के लिए वो करेगा। इसमें वार्ड मेंबर करेगा। वार्ड मेंबर नहीं है तो उपस्थित जो सदस्य हैं वो बहुमत प्रस्ताव से कोई प्रस्ताव लेंगे और एक सदस्य को नामित कर देंगे। तो ये ग्राम सभा और वार्ड सभा की बात हुई। अब आरक्षण की बात करें तो देखिए आरक्षण में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एसटी, एससी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। और जो ये आरक्षण है, ये आरक्षण के जो पद हैं ये चक्रानुक्रम पद्धति से आवंटित किए जाते हैं। लेकिन अप्रैल 2008 में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया और सितंबर 2008 में नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। तो अभी आपसे पूछे कि महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो वो है 50% आरक्षण है। इसके अलावा अगस्त
2009 को युवा आरक्षण दिया गया। युवा आरक्षण में जनरल युवा है, उनको जनरल युवा यानी 21 से 35 वर्ष की आयु, क्योंकि 21 वर्ष तो न्यूनतम आयु है ही चुनाव लड़ने की। तो जनरल युवाओं को 5 में से 1 सीट यानी 20% आरक्षण, और ST, SC, OBC युवाओं को 3 में से 1 सीट आरक्षित की गई यानी कि 33% आरक्षण। और 27 अगस्त 2009 को केंद्र ने मंजूरी दी, लेकिन जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो यह हुआ हमारे आरक्षण से संबंधित जानकारी। पंचायती राज संबंधित प्रमुख तथ्य। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले जो पंचायती राज कानून बनाने वाली जो रियासत थी वो थी बीकानेर। सन 1928 में बीकानेर में सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाया गया, और इसके बाद सन 1938 में जयपुर रियासत द्वारा कानून बनाया गया, और इसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा ने सन 1953 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा कार्यक्रम को लागू किया गया। 1959 को ग्राम पंचायत पंचायत समिति में जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, और इसके तहत बगदरी गांव में, जो आप हम चर्चा कर चुके, पंचायत राज का शुभारंभ हुआ। 73वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ, और इसके तहत 23 अप्रैल 1994 को 73वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान में पंचायत राज लागू हुआ। इसके अलावा राजस्थान में जो पंचायत राज से संबंधित सुझाव देने से संबंधित कुछ समितियों का समय समय पर गठन किया गया। तो प्रमुख समिति व आयोग हरिश्चंद्र माथुर आयोग या हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963। इसने न केवल पंचायत राज समस्त प्रशासनिक ढांचे में
बदलाव हेतु कुछ सुझाव दिए। और एक महत्वपूर्ण समिति सादिक अली समिति, 1964 सादिक अली समिति। इसने 1964 में जो ये समिति गठित की, इसने वार्ड सभा ग्राम सभा है उसको संवैधानिक संरक्षण देने की बात की गई। पंचायत राज के अध्ययन हेतु जो गठित समिति थी सादिक अली समिति। इसके अलावा इसने बृहत निर्वाचक मंडल की सिफारिश की, जिसमें जिला प्रमुख और प्रधान के निर्वाचक मंडल में सरपंच और सदस्यों को भी शामिल करने की सिफारिश करने वाली समिति थी सादिक अली समिति। और इसके अलावा गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, गिरधारी लाल व्यास समिति। इसने ग्राम सेवक और सचिवों की नियुक्ति के सुझाव दिए। और इसके अलावा जो है वित्तीय व्यवस्था, पंचायत राज संस्थाओं में वित्तीय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सुझाव दिए। यानी इस समिति ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय सुविधा होनी चाहिए। प्रशासनिक संगठनात्मक और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक संगठनात्मक और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव देने वाली समिति कौन सी है? तो गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। और इसके अलावा हरलाल खर्रा समिति, हरलाल खर्रा समिति, ये 1990 में गठित की गई। और इस समिति की सिफारिश पर DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला प्रमुख को बनाया जाता है। इसने इस समिति ने कहा कि DRDA का अध्यक्ष जिला कलेक्टर की जगह जिला प्रमुख को बनाया जाना चाहिए। अब DRDA का अध्यक्ष जिला प्रमुख ही होता है, तो आपसे पूछा जाए कि DRDA का अध्यक्ष किस समिति की सिफारिश पर जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला प्रमुख को बनाया जाता है, तो आपको बताना है हरलाल खर्रा समिति 1990। इसमें इसके अलावा आपको पता है कि कटारिया समिति और इससे पहले भी शिवचरण माथुर समिति या शिवचरण माथुर आयोग 2000 का गठन किया गया। इसने भी प्रशासनिक ढांचे और पंचायत राज से संबंधित सुझाव दिए। और कटारिया समिति 2009, इसने 29 विषय, पूरे 29 विषय, जो अब तक 16 विषय ही प्रदान किए गए थे पंचायत राज संस्थाओं को, जो टोटल 29 विषय पंचायत राज संस्थाओं को दिए जाने की सिफारिश करने वाली समिति है कटारिया समिति 2009। BS व्यास समिति, BS व्यास समिति, BS व्यास समिति है जो 2010 को गठन हुआ और इसके अपन बार बार 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं। इस समिति की सिफारिश पर 5 विषय पंचायत राज को सौंपे गए हैं, जिसमें कृषि चिकित्सा है,
और शिक्षा जिसमें प्रारंभिक शिक्षा है, महिला एवं बाल विकास है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता है। तो ऐसे ये 5 विषय हैं जो पंचायत राज को सौंपे गए इस समिति की सिफारिश पर। तो देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद उच्च स्तर है, ये मध्यम स्तर है और ये निम्न स्तर है। जिला परिषद तो प्रत्येक जिले में एक यानी 33 हो गई। ये वर्तमान में 352, ये 11,316। ये अब जो नवीन बनी है उन समेत। और इसका जो संगठन है, संगठन में देखिए आप, ये जिला प्रमुख होता है टॉप पर, और उसके बाद में उप जिला प्रमुख होता है और जिला परिषद सदस्य होते हैं। यहाँ पर प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य होते हैं। यहाँ पर सरपंच, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, इनके द्वारा ग्राम पंचायत का गठन और इनके द्वारा पंचायत समिति का गठन और इनके द्वारा जिला परिषद का गठन। इसमें ये जिला परिषद सदस्य अपने में से एक जिला प्रमुख को चुनते हैं और अपने में से एक जिला प्रमुख और एक उप जिला प्रमुख को चुनते हैं जिला परिषद सदस्य। इनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता इनको चुनती है और ये अपने में से ये और ये अपने में से ये और ये चुनते हैं। प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है और ये अपने में से एक उप प्रधान और एक प्रधान को चुनते हैं। इसी प्रकार वार्ड पंच की बात करें तो वार्ड पंच जो है ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये वार्ड पंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं और ये सरपंच है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है वार्ड पंचों के द्वारा। अब बात ये चुनाव हो गया, इनको जो शपथ है ये कौन दिलाएगा? इनको शपथ यहाँ पर जिला कलेक्टर दिलाता है, यानी वो पीठासीन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर का। यहाँ पर भी पीठासीन अधिकारी, बीडीओ या एसडीओ, और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी आरओ, इनको शपथ दिलाता है। इसके अलावा त्याग पत्र की हम बात करें
तो देखिए त्याग पत्र में ये जिला परिषद जो सदस्य है, त्याग पत्र जिला परिषद सदस्य हैं और ये सब अपना त्याग पत्र उपजिला प्रमुख अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देंगे। ये अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देंगे, ये अपना त्याग पत्र प्रधान को देंगे और ये सारे के सारे जो सरपंच उप सरपंच जो भी है ये सब अपना त्याग पत्र बीडीओ को देंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, ये अपना त्याग पत्र बीडीओ को देंगे। लेकिन ये जिला प्रमुख है जो अपना त्याग पत्र है जो संभागीय आयुक्त को देगा, कमिश्नर को, और जो प्रधान है ये अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देगा और ये सदस्य हैं ये सदस्य प्रधान को देंगे। यानी कि यहाँ पर जो अध्यक्ष है उसको ये सदस्य तो अध्यक्ष को दे देंगे यहाँ और यहाँ दोनों जगह। यहाँ अध्यक्ष कौन है? जिला प्रमुख। यहाँ अध्यक्ष कौन है? प्रधान। तो अध्यक्ष को दे देंगे और ये अध्यक्ष है पंचायत समिति का जो अध्यक्ष यानी प्रधान है ये जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देगा और जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को देगा और ये सब के सब किसको देंगे? बीडीओ को देगा। तो ये हो गई त्याग पत्र की बात। फिर देखिए हम बैठक की बात करें तो बैठक 3 माह में एक बार होगी, 3 माह में एक बार बैठक होगी। 2 बैठकों के अंदर में 4 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 4 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 3 माह में एक बार होगी, 1 माह में एक बार हो गई और 15 दिन में एक बार, यानी साल में 24 बार, साल में 12 बार और ये साल में 4 बार, 3 माह में एक बार। यहां पर बैठक के लिए जो सदस्यों को सूचित करना होगा वो कितने दिन पहले करना पड़ेगा? 1 सप्ताह पहले। सामान्य बैठक या साधारण बैठक के लिए 1 सप्ताह पहले सदस्यों को सूचित करना होगा, जबकि विशेष बैठक के लिए 3 दिन पहले, विशेष बैठक के लिए 3 दिन पहले सूचित करना होगा। और यहां पर 7 दिन पहले, सॉरी 10 दिन पहले सूचित करना होगा साधारण बैठक के लिए, और विशेष बैठक के लिए 7 दिन पहले सूचित करना होगा। अब बैठक में हिस्सा कौन कौन लेंगे? बैठक में हिस्सा कौन कौन लेंगे तो वो देखिए। देखिए बैठक में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख समेत सदस्य, इसके अलावा सांसद, इसके अलावा उस जिले के समस्त विधायक, इसके अलावा उस जिले का कोई राज्यसभा सांसद है, यानी उस जिले की मतदाता सूची में निर्वाचक नामावली में उसका नाम है तो राज्यसभा सांसद भी इसमें भाग लेगा। इसके अलावा सांसद द्वारा नामित व्यक्ति इसमें बैठक में भाग लेंगे और अध्यक्ष कौन करेगा? जिला प्रमुख। अनुपस्थिति में जिला प्रमुख। यहाँ पर प्रधान और उप प्रधान समेत समस्त सदस्य, उस क्षेत्र के सभी सरपंच, जिस क्षेत्र में जो भी जिस पंचायत समिति में जितने भी ग्राम पंचायत है उनके सरपंच इसमें हिस्सा लेंगे और विधायक हिस्सा लेगा, विधायक इसमें हिस्सा लेगा और उस क्षेत्र का जो विधायक है वो इसमें हिस्सा लेगा।
इसमें तो सारे पूरे जिले के विधायक हिस्सा लेंगे, यहाँ पर उस क्षेत्र का, और इसके अलावा विधायक द्वारा नामित कोई व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है। अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधान करेगा, और प्रधान नहीं है तो प्रधान करेगा। यहां सरपंच और वार्ड पंच समेत उप सरपंच, उप प्रधान, उप जिला प्रमुख, उप सरपंच तो आएगा ही आएगा, और इसके अलावा उस क्षेत्र का कोई जिला परिषद सदस्य है तो वो भी इसमें भाग लेगा, और उस क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य है तो वो भी इसमें भाग लेगा, और इसके अलावा जिला कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति भी इसमें बैठक में शामिल हो सकता है। और यहां पर जो है प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो वो भी इनमें बैठक में भाग लेंगे। यहां पर प्रशासनिक अधिकारी कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, तो सीईओ भी भाग लेगा, सीईओ भी भाग लेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी कौन है होता है? बीडीओ, यानी पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, यहाँ पर ग्राम सेवक, पदेन सचिव, ग्राम सेवक सचिव इसमें भाग लेंगे। प्रशासनिक अधिकारी तो भाग लेंगे ही लेंगे। तो देखिए इसके अलावा तो देखिए ग्राम सभा वार्ड सभा की हम बात करें तो देखिए राजस्थान में पहली ग्राम सभा है, उसका गठन 26 जनवरी 1999 को सांगानेर पंचायत समिति के मोहाना गांव में हुआ। जयपुर जिला सांगानेर पंचायत समिति मोहाना गांव में गहलोत, श्री अशोक गहलोत ने 26 जनवरी 1999 को ग्राम सभा का शुभारंभ किया, और वार्ड सभा का शुभारंभ 7 जनवरी 2000 वार्ड सभा का शुभारंभ राजस्थान में। अब देखिए बैठक की बात करेंगे तो बैठक इसकी वर्ष में 6 बार और इसकी 2 बार। ये वर्ष में 6 बार है, वो है 26 जनवरी, 8 मार्च, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर। 6 बैठक होती है वर्ष में, 6 बैठक होती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 नवंबर को बाल दिवस। तो ये 6 और इसकी 2 बार होती है। और इनका जो है गठन क्यों किया गया, क्या कारण है? आपको पता है इनकी अध्यक्षता तो इनके जो सदस्य होते हैं वो तो समस्त मतदाता होते हैं, समस्त ग्राम पंचायत के मतदाता हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वो इस ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे।
और संबंधित वार्ड के जो मतदाता है या प्रतिनिधि है वार्ड मेंबर, वो वार्ड सभा के सदस्य माने जाएंगे। अध्यक्षता यहां सरपंच कर लेगा, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, उप सरपंच भी नहीं है तो उपस्थित सदस्यों में बहुमत प्रस्ताव के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा। इसमें वार्ड मेंबर करेगा और वार्ड पंच नहीं है तो उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को मनोनीत कर दिया जाएगा, वो व्यक्ति वार्ड सभा की अध्यक्षता करेगा। इनका गठन क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है स्थानीय स्वशासन का आपको पता है कि स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है स्थानीय स्वशासन में। स्थानीय लोगों की स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय तरीके से स्थानीय लोगों के माध्यम से किया जाता है, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, किसमें? योजना निर्माण में, योजना के क्रियान्वयन में, और योजना के मूल्यांकन में कि काम हुआ कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कहां कमियां रह गई। योजना का निर्माण करना, योजना के क्रियान्वयन करना, योजना का मूल्यांकन करना, सभी में ग्रामीण समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा और वार्ड सभा का गठन किया जाता है। इससे नेक्स्ट अब देखिए कुछ अन्य तथ्य, जैसे 1996 का पैसा अधिनियम PESA पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया उन्नीस सौ 96 पैसा अधिनियम एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। देखिए भारत में 9 राज्य अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जिनमें है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आजकल उड़ीसा बोलते हैं इसको, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रावधान थे, उनमें संशोधन किया जा सकता है। उसके लिए संशोधन करने के लिए 1996 का पैसा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत क्या किया गया कि जो अनुसूचित क्षेत्र है ये, इनके लिए राज्य सरकार
अनुपालित अपेक्षित अनुपालन, अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कुछ कानून बना सकती है, इसलिए ये कानून लेके आया 1996 का पैसा अधिनियम। राष्ट्रीय स्वरोजगार विधेयक 2009, इसके तहत ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण, उनका विस्तार, मरम्मत व जीर्णोद्धार हेतु स्वरोजगार की व्यवस्था की गई है राष्ट्रीय स्वरोजगार विधेयक 2009 के तहत। इसके अलावा दो अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2009 को पंचायत राज के 50 वर्ष पूर्ण हुए और महात्मा गांधी की 140वीं जयंती मनाई गई और बेरसिया पंचायत से ग्राम न्यायालय, ये एमपी में पड़ता है, बेरसिया जनपद से जो एमपी में पड़ता है, ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई। तो कहां से की गई? एमपी के बेरसिया से पहले ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई भारत में। नरेगा का नाम मनरेगा या महानरेगा किया गया इसी तिथि को। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 27 अक्टूबर 2010 को प्रथम ग्राम न्यायालय की शुरुआत बस्सी जयपुर से की गई राजस्थान में। तो भारत में ग्राम न्यायालय की शुरुआत बेरसिया एमपी से 2 अक्टूबर 2009 को और राजस्थान में ग्राम न्यायालय की शुरुआत बस्सी जयपुर से 27 अक्टूबर 2010 को की गई। इसके अलावा 1 अप्रैल 2011 से ग्राम सचिवालय की व्यवस्था की गई। ग्राम सचिवालय की स्थापना व्यवस्था की गई। क्यों की गई? क्योंकि कृषि है, शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, महिला एवं बाल विकास है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य है, इनको सही ढंग से सुनियोजित तरीके से संचालित करने के लिए ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई। तो 1 अप्रैल 2011 से ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई है पंचायत राज संस्थाओं में। और इसके आगे तो पंचायत राज संस्थाओं में इतना ही काफी, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। इसके आगे हम नगरीय निकाय संस्थाओं के बारे में पार्ट 3 में अध्ययन करेंगे।